हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यू आर डूइंग वेल, आई होप सो। एंड चलो, यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, दैट इज़ ओनली ओएसटीईटी एंड सीएसटी बेस्ड है। सो प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सो मैं आपको उसी अकॉर्डिंग कर रही हूँ। एंड नेक्स्टली हम ट्राई करेंगे कि जो 2016 से लेके 2021 तक जो पॉइंट्स थे, उसके बेसिस पे भी हम कर सके। दैट मीन्स उसके जितने भी सेट्स थे क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करके सॉल्व कर सके। सो पहला क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तीन एसिड है यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है एंड एसिटिक एसिड है। तो इन तीनों का आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाना है कि कौन किसके बाद आएगा। दैट मीन्स इसके स्टेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड का सबसे बाद में आता है। सबसे बाद में आता है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें उसका सबसे बड़ा है। बड़े के अकॉर्डिंग मैं बोली बाद में आता है, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, इज ग्रेटर देन 2 3। सो यहाँ पे 3 सबसे लास्ट में है, दैट मीन्स एसिटिक एसिड बाद में आएगा, उससे पहले आ जाएगा बेंजोइक एसिड स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, एंड उससे पहले आ जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कॉन्जुगेट बेस। अभी कॉन्जुगेट मीन्स आप जानते हो कनेक्शन, दैट इज बेस्ड ऑन द कनेक्शन। तो ये कॉन्जुगेट जहाँ पे वर्ड आता है, दैट इज रिलेटेड टू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन भी था आपका, जो फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड था, वहाँ पे भी आपने कॉन्जुगेट बेस के ऊपर ही किया कि फॉर्मिक एसिड में सबसे बड़ा बेस ज्वाइन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेबिलिटी उस पर डिपेंड करता है कि कितने बड़े या कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्वाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेंशन किया कि फॉर्मिक एसिड सबसे बड़ा है स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। देन सेकंड में बेंजोइक एसिड है, थर्ड में एसिटिक एसिड है। तो वैसे ही सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आया, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड फॉलोज। यहाँ पे कुछ अल्काइल हैलाइड्स है, आप जानते हो यहाँ पे आर ग्रुप्स है, तो आर ग्रुप वेरिएबल्स होते हैं या अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कुछ कुछ है, आर एफ, आर सी आई, दैट इज आर सी आई नहीं है, आर सी एल है। करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, मैंने एल को ऐसे ही लिख दिया है आई के जैसे, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आर सी एल है एंड आर बी सी। देन उसके बाद है आपका, वो आर बी सी नहीं होगा, आर बी आर होगा, दैट मीन्स ब्रोमीन। एंड आर आई, ठीक है, आयोडीन। सो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो इसके अंदर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, दो टाइप के होते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, जब भी रिएक्टिविटी का बात होता है, रिएक्शन में क्या होता है ना, आइदर ऑक्सीडाइज्ड होगा या आपका ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होगा या रिडक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पे डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के ऊपर होता है, एंड एनर्जी उसी अकॉर्डिंग आता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम बोलते हैं, एक्सार्गोनिक एंड एंडरगोनिक। तो उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से आप यहाँ पे याद करोगे कौन सा पॉइंट, कि आपका जो आई है, दैट मीन्स आयोडीन। आयोडीन फर्स्ट पोजीशन में आएगा, सेकंड में आएगा बी आर, देन क्लोरीन आएगा थर्ड में, एंड फोर्थ में आएगा फ्लोरीन। सो ये हो गया रिएक्टिविटी। ठीक है, आपको एंगल देख के चलना है कि कौन से टाइप के आ रहे हैं, दैट मीन्स कौन से हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं या बड़े से छोटे में जा रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग जानते हैं। फ्लोरीन हमेशा लास्ट में होगा, बिकॉज यहाँ पे जितने हैं उसमें से रिएक्टिविटी कैपेसिटी फ्लोरीन का थोड़ा है ज़्यादा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, माने डिसोसिएशन एनर्जी उसमें ज़्यादा है, तो इसलिए लास्ट में है। उससे ज़्यादा आपका क्या है, आयोडीन का है, ब्रोमीन का है, क्लोरीन का है। तो उसको हमने ऐसे मेंशन किया। उसके बाद देखिए, नीडल फ्लोट्स ऑन वाटर। ये नीडल फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू डैश। एक नीडल क्यों पानी के ऊपर बहता रहता है, मतलब वो डूबता क्यों नहीं है, तो इसके लिए होता है, आप सरफेस टेंशन का कंसेप्ट फिजिक्स में भी सुने हो, केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि एक बबल जो क्रिएट होता है, बबल भी क्यों क्रिएट होता है, ये सरफेस टेंशन के लिए ही क्रिएट होता है। या फिर आप एक वाटर ड्रॉप को अगर सरफेस में डालते हो तो वो एक वाटर फिल्म बन जाता है, दैट मीन्स एक कोटिंग जैसा बन जाता है। तो क्यों बनता है, ये सरफेस टेंशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये विस्कोसिटी, डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे ना सरफेस टेंशन का मैंने फॉर्मूला दे दिया है, नेक्स्ट आपको हेल्प करेगा। दैट इज, सरफेस टेंशन को हमने एस लिया, एस इक्वल्स टू फोर्स। आप फोर्स किसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हो, दैट इज एग्जर्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, जो लेंथ के ऊपर प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे नीडल का लेंथ कितना है, ये सरफेस टेंशन
डिसाइड करने के लिए हेल्प करेगा, दैट मीन्स सरफेस टेंशन लेंथ के ऊपर एंड कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम अगर नीडल को डुबाना चाहते हैं या फिर उसको स्ट्रिंग करना चाहते हैं कि वो शिंक हो जाए या डूब जाए, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स यूज कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे यहाँ पे एफ दैट इज अ फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ इक्वल्स टू सरफेस टेंशन होता है। अभी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में चले, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। एक लिक्विड का विस्कोसिटी डैश विद राइजिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। कांस्टेंट इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता, यहाँ पे ऑलवेज याद रखिएगा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है विद राइजिंग टेम्परेचर। विद राइजिंग टेम्परेचर ये ऑलवेज इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2। अभी फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाला है, दैट इज द व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर पॉइंट, ऐसा एक टेम्परेचर रेंज होगा या पॉइंट होगा एट विच अ गैसियस सब्सटेंस टर्न्स इनटू लिक्विफाइड। दैट मीन्स वो लिक्विफाइड हो गया, अगर उससे टेम्परेचर को राइज कर दे तो वो टर्न्स नहीं होगा, मीन्स लिक्विड में वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, एक ऐसा रेंज ऑफ टेम्परेचर जिस पॉइंट पे वो चेंज होके गैसियस फॉर्म से चेंज होके वो लिक्विड हो जाता है। तो ये एक CO2 के लिए क्या है, 30.98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज ए फ्लूइड इज ए डैश। फ्लूइड क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। गैसियस में तो फ्लूइड जैसा ही है ना, एंड लिक्विड भी तो फ्लूइड जैसा, ये फ्लोट कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, तो ये फ्लूइड बोथ गैस एंड लिक्विड होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वैंडरवाल्स इक्वेशन, आपको वैंडरवाल्स इक्वेशन भी दिखाऊंगी। तो वैंडरवाल्स इक्वेशन में क्या मेंशन है, बी इज नोन एज, अभी ये पहले आप इक्वेशन देखिए, P माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ब्रैकेटेड हो गया। अभी और एक ब्रैकेट में स्टार्ट होता है भी माइनस एन बी। अभी आपको पता है कि यहाँ पे मेंशन क्या है, दैट इज ए बी मेंशन है। ठीक है, एनआरटी तो यहाँ पे मेंशन है, ये सारे तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट्स है, एंड वो आपका प्रेशर कांस्टेंट है उसके बेसिस पे। बट यहाँ पे आपको मेंशन किया गया ए एंड बी, तो ए क्या होता है, बी क्या होता है। अगर ए का बात होता है तो ये प्रेशर के साथ रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। एंड ये बी कहाँ पे है, भी के साथ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन। तो यहाँ पे जो वैंडरवाल्स इक्वेशन होता है, जहाँ पे भी बी मेंशन होगा, याद रखिएगा वॉल्यूम करेक्शन। अगर यहाँ पे ए रहता तो दैट इज प्रेशर करेक्शन होता। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलता है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा कि P माइनस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। सो ब्रैकेटेड हो गया B माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। सो नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn4 प्लस। Mn4 प्लस में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। अभी देखिए, पहले तो Mn4 प्लस का मैंने यहाँ पे आपको कुछ मेंशन किया है। ठीक है, क्या मेंशन किया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले याद रखना है कि Mn4 प्लस का है कितना। आपको याद रखना है Mn4 दैट मीन्स Mn का, दैट Mn का आपका एलिमेंट नंबर होता है दैट इज 25। पीरियडिक टेबल में अगर चेक करेंगे तो 25 में आपको मिल जाएगा Mn। अभी 4 प्लस मेंशन है, तो 4 को आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी 2 प्लस हो, 1 प्लस हो, 4 प्लस हो, 3 प्लस हो, ऐसा कुछ मेंशन हो, तो जितना उसका एलिमेंट नंबर होगा उससे उतना माइनस कर दीजिएगा, डिडक्ट कर लीजिएगा। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एक वैल्यू मिल गया 21। अभी 21 के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करना है, तो उसके लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हम वो देखेंगे। तो दैट इज 21 को वैसे ही फॉर्म में चलेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड लास्ट में रह गया 3d3, बिकॉज 3d 10 होता है, यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया 3। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल व्हिच ऑफ द थ्री 4d 5p एंड 5s विल बी फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। तो आपके अकॉर्डिंग कौन से में पहला इलेक्ट्रॉन फिल्ड होने वाला है। तो आपको याद होगा अबाउ प्रिंसिपल ये बोलता है कि एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी होता है ना, जैसे जैसे ऑर्बिट्स चेंज होते हैं, मीन सेल चेंज होता है, सेल नंबर भी चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जीज का भी सेपरेशन होता है या वेरिएशन आता है। तो जिसमें कम एनर्जी लगेगा तो उसमें फटाफट हो जाता है इलेक्ट्रॉन फिल्ड, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं, तो हमारे आंसर हो जाएगा
5s, क्योंकि सबसे s ऑर्बिटल में ही एनर्जी कम लगता है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर होगा 5s। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट्स इजीएस्ट वे टू लिक्विफाई ए गैस। अभी मैंने आपको एक गैस का दिया था CO2 कब लिक्विफाई होगा, तो उसका मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर बताया था कि ये टेम्परेचर एट विच और एट द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड टर्न्स इनटू गैसियस फॉर्म, सॉरी, गैस टर्न्स इनटू लिक्विड फॉर्म, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल। गैस टर्न हो गया लिक्विड फॉर्म में या लिक्विफाइड हो गया, तो वैसे ही वहां पे क्या चाहिए तब, हाई टेम्परेचर चाहिए कि लो टेम्परेचर चाहिए, बिकॉज मुझे क्या करना है, लिक्विफाइड ए गैस, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विफाइड ए गैस, इजिएस्ट वे टू लिक्विफाई ए गैस, ए गैस को लिक्विफाई करना है, ठीक है। अभी लिक्विफाइड अगर करना है तो मुझे लो टेम्परेचर चाहिए, बिकॉज हाई टेम्परेचर में तो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, तो लो टेम्परेचर हुआ तो ऑपोजिट में मुझे क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ओके, सो नेक्स्ट में चलते हैं अगेन। Number 11. Which one of the following is the correct bond angle between atoms adopting trigonal planar geometry? अगर पहले मैं बता दूं, अगर ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री आप देखना चाहते हो तो वहां पे मेंशन किया जाता है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक्स है, दैट मीन्स कार्बन रहा, कोई भी एक रहा एलिमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ट्राइगोनल हो गया, तो ऐसा रहता है, ऐसा को हम बोलते हैं ट्राइगोनल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख ले, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। सो उसके अकॉर्डिंग अब नहीं चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे ट्राइगोनल पूछा था, तो ट्राइगोनल का 3 आता है, तो 3 प्लेन में रहेगा XYZ, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो इसका बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि कंप्लीट बॉन्ड एंगल कितना है, 360, 360 के अकॉर्डिंग अगर ट्राइगोनल है तो इक्वली अगर डिवाइड हुआ होगा तो 120 डिग्री होना चाहिए। तो हम अभी ऑप्शन में देखेंगे क्या है, ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं क्या है, सो उस अकॉर्डिंग अभी बोलेंगे। सो ऑप्शन में आपका 120 डिग्री है, तो वहां पे हो गया। अभी 12th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, sp3, वो हो गया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर sp3 को ड्रॉ करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, s एक है, p कितना है, 3 है, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे एक ऑर्बिट, एक हो गया, एक ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल, यहाँ एक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, एंड s का एक ऑर्बिटल, तो टोटल हो गया 3 + 1 दैट इज 4, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आईयूपीएसी नेम ऑफ CS3CH, अभी देखिए CS3CH, CS3 यहाँ पे देखिए, अगर मैं नंबरिंग करूँ तो कौन से पोजीशन में CS3 मेंशन है वो देखिएगा, आउटसाइड में। पहले आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे कार्बन नंबर, इसके कार्बन नंबर को आप काउंट करेंगे, ठीक है। अभी कार्बन नंबर को काउंट करिए, तो इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, दैट मीन्स ब्यूटेन, ठीक है। अभी क्या है, नंबर 2 में एक मिथाइल ग्रुप है आउटसाइड में, और एक 3 में है, सो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 2 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल ब्यूटेन। सो ऐसा देखते हैं यहाँ पे है क्या एक्स्ट्रा, पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या मेंशन है, मैं जो बोली वो मेंशन हो गया, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप इधर से भी काउंट करते हो, दैट इज यहाँ से भी काउंट करते हैं तो भी चलेगा, 1 2 3 4 सेम ही आएगा, आप जिधर से काउंट करो, बट एक्चुअली हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, बिकॉज बोला जाता है जिधर उसका बॉन्ड लेंथ कार्बन नंबर एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ से काउंट करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले तो आपको याद होना चाहिए अल्फाबेटिकल अरेंज्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे डाइमिथाइल ब्यूटेन में। तो डाइमिथाइल ब्यूटेन में हमने अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट नहीं किया, हमने क्या किया, आउटसाइड जो बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो आउटसाइड बॉन्ड के बाद आप क्या करोगे, उसको देखने, अगर यहाँ पे बॉन्ड में जो मेंशन है, आउटसाइड में जो ग्रुप्स मेंशन है, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, दो अगर अलग अलग होता वहाँ पे अल्फाबेटिकल आप देख सकते हैं, तो उसको छोड़ के हम क्या करेंगे, लास्ट है कितने कार्बन नंबर से, 4 है, तो ब्यूटेन,
ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स में है, तो ब्यूटेन होगा, ए एन ई लगेगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो ई एन ई लगता, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो वाई एन ई लगता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन चलते हैं। Maximum number of electrons in a subcell with L equals to 3 and N equals to 4। आपको ये बता दूं कि ये L equals to 3 and N equals to 4। N equals to मीन्स तो आप तो ये सेल्स का नंबर है, आपका जो K L M N होता है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। एंड N सेल्स हम N ऑर्बिटल्स भी मेंशन करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये प्रिंसिपल किसका है, ये अजीमुथल प्रिंसिपल है। अजीमुथल प्रिंसिपल है। तो अजीमुथल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपका जैसे कि यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 है, तो l इक्वल्स टू 3 हो गया, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए नीचे फॉर्मूला है। अगर l इक्वल्स टू 3 हो गया या l इक्वल्स टू 2 है, 1 है, जो भी है, उसके लिए एक फॉर्मूला है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 2l प्लस 1। 2 इंटू होल ब्रैकेटेड करिए 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 2l प्लस 1 में l इक्वल्स टू 3 है, तो पुट करिए वैल्यू को। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन द प्लेस ऑफ l, तो आपको क्या मिलेगा, अभी देखिए क्या मिला, दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 1, पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए, 7 मिला, 7 इंटू 4, 7 इंटू 2 दैट इज अ 14, तो आपको वैल्यू मिल गया 14। ठीक है, यहाँ पे क्वांटम नंबर आपका हो गया कितना, क्वांटम नंबर एल है, क्वांटम नंबर को कर रहे हैं आप, एक्सप्लेनेशन दे रहे, तो उसके वजह से आपको एन इक्वल्स टू अगर 4 है तो उसका अगर मेंशनड है आपको सबसेल विथ एल इक्वल्स टू 3, तो 3 हुआ मीन्स आप फॉर्मूला जो रहेगा एल इक्वल्स टू अगर 4 होता है, एल इक्वल्स टू 5 होता है, वही सेम रहेगा। दैट मीन्स आपका रहा क्या, 2 इंटू 12 प्लस 1, इतना याद रखेगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज डैश। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, अजीमुथल प्रिंसिपल से ही यह मतलब पता चलेगा। दैट इज स्पिन ऑफ क्वांटम नंबर, सॉरी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ ऑर्बिटल, देन ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, देन आपको मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर्स है वो सारी यहाँ पे आपको पता चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे मेंशन करता है मैग्नेटिक आपका क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जहाँ पे सुने तो वहाँ पे याद रखिएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अभी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ये डिपेंड करता है एल के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एंड स्पिन, स्पिन ऑफ एलिमेंट्स होता है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। एजिमुथल यहाँ पे ए जेड आई होगा, वहाँ पे मैंने जेड लिखा है बट शॉर्टली लिखा है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने कंफर्म कर दिया एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये एल का वेरिएशन, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप जानना चाहते हैं तो कितना होता है, ये -l टू +l वेरी करता है। तो यहाँ पे अगर सपोज थिंक कर लीजिए, यहाँ पे लिखा रहता है एल इक्वल्स टू +1, तो ये -1 0 +1 यहाँ तक वो वेरी करेगा, उसका रेंज इतना है। अगर ये होता +2, दैट मीन्स -2 -1 0 +1 +2 ऐसा होता। इसलिए आंसर क्या आएगा, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को चेंजेस करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड अज़ीमुथल जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर, या फिर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन स्टेट्स दैट, डी ब्रॉगली इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, वो एसटीईटी में वन टाइम 2021 में आ गया था। तो वहाँ पे क्या है ना, ये डुअल नेचर शो करता है, ऑलवेज याद रखिएगा, ये पार्टिकल नेचर या वेव नेचर अकेले शो नहीं करता है, ये दोनों को शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। इसका फॉर्मूला भी आप याद रख ले, दैट इज द लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। तो यहाँ पे भी है वेलोसिटी, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड आपका जो लैम्बडा हो गया ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है, याद रहा आपको। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाँ, व्हाट इज द सीक्वेंस टू लेवल द सबसेल इन एन एटम। एक एटम में आप सबसेल्स को सीक्वेंस अरेंज करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए, एक्साइटेबल स्टेट को जानने के लिए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेबल स्टेट को जानने के लिए, तो ऑलवेज रहता है ये सीक्वेंस में, दैट इज SPDFG, SPDFG। ओके, अदर सारे रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट चलिए, दैट इज हु सेड दैट no two electrons can have the same set of four quantum numbers।
सो यहाँ पे बोला गया, किसने बोला है कि दो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम नंबर के क्वांटम नंबर कैरी नहीं कर सकते, क्वांटम नंबर कैरी नहीं कर सकते। तो क्वांटम नंबर सुन के आप चले मत जाइएगा या सोच मत लीजिएगा कि ये अजीमुथल क्वांटम नंबर है। इस कंसेप्ट को किसने बोला? पाउली ने। एंड अबाउ ने क्या बोला? जो ऑर्बिटल्स में होते हैं ना चेंजेस, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो अरेंज होते हैं, ये एनर्जी के बेस्ड होता है। हो गया, एनर्जी के वेस्ट होता है, मीन्स ऑर्बिटल जो चेंज होता है, मीन्स एनर्जी जितना कम है उतना इलेक्ट्रॉन्स फटाफट वहां पे अरेंज हो जाएगा या पे फिट हो जाएगा, ऐसा है। सो ये दोनों हो गया। अभी पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट था 18 नंबर का। फिर 19 में चलिए, द नंबर ऑफ रेडियन नोट्स इन 3s एंड 2p रेस्पेक्टिवली आर डैश। अभी देखिए 3s एंड 2p में क्या क्या है। रेडियल नोट्स आपने मांगा है, रेडियन नोट्स। तो रेडियन नोट्स कैसे काउंट करते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। 3s मीन्स इसका एन कितना है, एन इक्वल्स टू 3, ठीक है। एंड 2p मीन्स उसका एन कितना हो गया, एन इक्वल्स टू 2। तो आपको फॉर्मूला याद करना है, दैट इज एन इक्वल्स टू, अगर 3 है तो s के लिए l कितना होगा, 0। बट p के लिए l कितना होगा, 1, ठीक है। हमने पहले भी किया था। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स अगर काउंट करना हो तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। तो n इक्वल्स टू यहाँ पे कितने हो गए, 3। तो 3 माइनस l क्या कितना है s ऑर्बिटल के लिए, दैट इज 0 माइनस 1, तो आपका रह गया 2। एंड 2p के लिए कितना है, दैट इज n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, दैट इज n माइनस एल माइनस वन। अगर फिर से हम काउंट करते हैं, 2 माइनस वन, तो दैट इज 0। तो यहाँ पे देखिए 2 एंड 0 मेंशन्ड है, तो उसको आप आंसर वाइज मेंशन करेंगे, टिक करेंगे। 19 के लिए, द नंबर ऑफ रेडियन नोट्स इन 3s एंड 2p रेस्पेक्टिवली आर 2 एंड 0। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का फॉर्मूला अलग है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर जानना है तो एल के अकॉर्डिंग होता है, वहाँ पे माइनस एल टू प्लस एल तक वेरिएशन जाता है। अगर डी ब्रॉगली का आया तो वहाँ पे याद रखेगा डुअल नेचर है। यहाँ पे अगर फॉर्मूला आता है एन माइनस एल माइनस वन, दैट मीन्स ये नोट्स के लिए है, नोट्स को काउंट करने के लिए रहता है। और एक आपका रहा 2 इंटू 12 प्लस 1। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि वो कौन सा फॉर्मूला था आपका, आपने अभी पढ़ा था, दैट इज ये वाला। तो वहाँ पे भी आपने क्या काउंट किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एल मेंशन्ड है तो आपको ये फॉर्मूला देना ही है, 2 इंटू 12 प्लस 1 का। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए। सो लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which is a possible set of quantum numbers for a balanced unpaired electrons in ground state atom of phosphorus। ये ग्राउंड स्टेट का है, एक्साइटेबल स्टेट नहीं बोला। एक्साइटेबल स्टेट होने से वो अनपेयर्ड को पेयर नहीं कर सकते, बट ईच जो चेम्बर्स थे उसमें फिल्ड हो जाता, हाफ फिल्ड करके हम फिल्ड कर लेते। बट यहाँ पे क्या मेंशन किया पहले, तो यहाँ पे मेंशन है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का पहले कुछ ना समझ के पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आप निकालेंगे। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन भी मेंशन है, दैट इज 15। तो 15 को आप क्या करेंगे, पहले करेंगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 15 का बोल दिया, p इक्वल्स टू 15 है, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना रहा, 3। तो अभी क्या करना है, दैट मीन्स 3p3 है। अभी 3p3 में n कितना होगा, n इक्वल्स टू 3। तो आपके पास p है, मीन्स p के लिए l कितना होगा, s होता तो l 0 होता, p के लिए l इक्वल्स टू 1 होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं तो माइनस एल टू प्लस एल, तो आपके पास वैल्यू आया 1। दैट मीन्स मैंने अभी बोला था -1 0 प्लस 1, तो एक चीज निकल गया। अभी क्या है, आपके पास 3 मिल गया, n इक्वल्स टू 3 मिला, l इक्वल्स टू 1 मिला, एंड m इक्वल्स टू मिल गया। अभी आप स्पिन देख रहे हैं, मीन्स ओरिएंटेशन कितना है। ओरिएंटेशन के लिए आपको याद रखना है, अगर इसका वैल्यू -1 से -1 देन 0 प्लस 1 हुआ, तो उस अकॉर्डिंग ये हाफ हाफ होता है, प्लस माइनस हाफ होता है 1/2। तो प्लस माइनस 1/2 अगर मेंशन है तो एनी वन, अगर कोई भी ऑप्शन में प्लस या माइनस हो तो वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना कितना आया, आपको लिखना है 3। देखिए यहाँ पे देखिए 3 है, फिर एल का वैल्यू है 1, देन आया 0 मैक्सिमम
रेंज पिच का, देन लास्ट आया -1/2, तो आंसर करेक्ट ऐसा आएगा। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है, कोई चीज़ है पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, सेट पूछा गया है, दैट मीन्स उसमें पहले एंड करना है, देन उसके बाद एल निकालना है, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है जो कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर ही डिपेंड करता है, एल के ऊपर डिपेंड करता है, देन लास्ट में स्पिन निकालना है, स्पिन ऑफ क्वांटम नंबर, तो उसके बाद ही आप पूरा सेट मिलेगा, इतना है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा शेयर करें सबके साथ, एंड प्लीज़ शेयर करिएगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।